हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर जो है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 4 पर चर्चा की जा चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 पर चर्चा। हमारा पहला प्रश्न है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए, लोह चूर्ण जो है एक धातु है, लोहा एक धातु होता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी धातु लोहे अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनती है। लोहे की जगह कोई भी अन्य धातु भी हो सकती है, जैसे कि तांबा भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, मतलब होनी चाहिए कोई धातु। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह भी कोई अन्य अम्ल हो सकता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो है हाइड्रोजन गैस और उसी तरीके का कोई अन्य पदार्थ, जैसे यहाँ आयरन है तो आयरन क्लोराइड बनेगा, कॉपर होगा तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, इस तरीके से, लेकिन हाइड्रोजन गैस सब में बनेगी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड दो हैं, एक होता है जिंक ऑक्साइड जिसको हम ZnO बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में जस्ते का फूल भी कहा जाता है, और इसी तरीके से एक होता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या है। देखिए, ऑक्साइड जो होते हैं धातु और अधातु इन दोनों के ऑक्साइड बनते हैं, वो बारी बारी अम्ल से क्रिया करते हैं और क्षार से क्रिया करते हैं। लेकिन उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है वो दोनों से क्रिया करता है, अर्थात वो अम्ल से भी क्रिया करेगा और क्षार से भी क्रिया करेगा। तो उभयधर्मी होने के उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दो हैं ये। जिंक ऑक्साइड को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिसे हम जस्ते का फूल भी कहते हैं। अपमार्जकों का सामान्य रासायनिक सूत्र है। देखिए, अपमार्जकों का रासायनिक सूत्र जो होता है, अपमार्जक जिसे हम सर्फ कहते हैं, जो कि मीठे और खारे दोनों पानी में झाग दे देता है, इसका सामान्य सूत्र जो है यहाँ पर स ऑप्शन में दिया हुआ है, R+O+SO3Na, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। देखिए, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक जो होते हैं ना, कठोर और मृदु दोनों तरह के पानी में झाग दे देते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, कोयले का दहन जो होता है इसमें क्या है, ऑक्सीजन मिलती है। भाई, दहन तभी होगा किसी चीज़ का जब उसमें ऑक्सीजन मिलती है। तो दहन में भी ऑक्सीजन मिलती है, अर्थात ये एक तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का मेल होता है इसलिए। तो हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक है। देखिए, बेकिंग सोडा जिसका सामान्य सूत्र होता है NaHCO3। अब जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा और हमारा जो नया पदार्थ बनेगा वो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यानी ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने छठे प्रश्न की। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र है। देखिए, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होती है वो केवल मात्र एल्केन होती है, यानी कि जैसे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 होते हैं, यानी कि उसका सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने हाइड्रोजन उसमें भी 2 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो द ऑप्शन है, इसमें कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन जो होनी चाहिए तो 6 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब ये हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये एथाइन है। वैसे यहाँ पर एक ब ऑप्शन भी जो है ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ही है। ये जो है ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही दे दिए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो है अपने द ऑप्शन सही मान लेंगे। निम्न में से कौन फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो देखिए, बायां जो आलिंद होता है, हमारे शरीर में जो हृदय होता है वो 4 खंडों का बना होता है, 2 आलिंद और 2 नीले, और इनके बीच में कपाट होता है। जो हमारे हृदय का जो दायां भाग होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और जो बायां भाग होता है, चाहे वो बायां आलिंद हो चाहे बायां निलय हो,
ये शुद्ध रक्त होता है। लेकिन फेफड़ों से किस में भरता है? फेफड़ों से बाएं आलिंद में भरता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है। तो ये ध्यान रखिए आप बात को। यहाँ से उसने केवल फेफड़ा शब्द दे दिया, इसलिए बायां आलिंद भी है और बायां नीले भी है, लेकिन शुद्ध रक्त जो है वो बाएं भाग में ही होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। छुई मुई की पत्तियों को छूने से लटक जाती है क्योंकि पर्णाधार पर इससे दाब बदलता है, यानी कि द ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पीयूष ग्रंथि पाई स्पर्शानुवर्तन गति होती है। छुई मुई में स्पर्शानुवर्तन, अगर गति का नाम पूछे तो आप बताएंगे स्पर्शानुवर्तन गति होती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, देखिए पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है, पीछे की तरफ होती है, मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्लम जिसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, के पौधों में कायिक जनन जो है वो पत्तियों द्वारा होता है, यानी पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे से मुकुल निकल जाते हैं। इसकी पत्ती को तोड़ करके मिट्टी में दबा दो तो उससे 7-8 नए पौधे निकल आएंगे, यानी ब्रायोफिल्लम में जो जनन होता है वो पत्ती से होता है। मैंडलिज्म किससे संबंधित है? देखिए मैंडलिज्म जो होता है वो जीवधारियों में वंशागति से संबंधित होती है, मतलब किस प्रकार के उनमें लक्षण आएंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न, जैव मंडल से CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों पर ऋणात्मक प्रभाव होगा? उपभोक्ताओं पर। अगर हम CO2 निकाल देते हैं, यहाँ पर तो उत्पादक देने चाहिए थे, उत्पादक नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर फिर दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि CO2 अगर निकाल दी जाएगी, पौधे अपना भोजन CO2 से बनाते हैं, अगर CO2 निकाल दी जाएगी तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे, और पौधे नष्ट हो जाएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता, उन पर जो निर्भर है प्राथमिक उपभोक्ता, वो नष्ट हो जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? रेटिना। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आप जानते हैं वो टंगस्टन धातु का बना होता है, जो बल्ब में जो छोटा सा पतला सा तार लगा रहता है वो, और उसमें नाइट्रोजन या कोई भी अक्रिय गैस ऑर्गन वगैरह भरी होती है। 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 100 वाट के बल्ब में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 40 वाट के बल्ब में धारा क्या होगी? देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान होती है और विभव अलग अलग होता है। तो धारा का मान पूछा है तो जो 100 वाट के बल्ब में होगी वही 40 वाट के बल्ब में भी होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये बंद वक्र में होती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कौन सा उपकरण है, यानी यहाँ पर स ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित हो जाती है? तो वो है गैल्वेनोमीटर। इससे विद्युत धारा की उपस्थिति का पता चल जाता है कि परिपथ में विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो 5वां मॉडल टेस्ट पेपर है, इसका जो खंड ए है यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।